इंडिया में अगर हम जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास टॉप लेवल में मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स एंड लोअर लेवल पे हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कि भारत के अंदर एक बढ़िया इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यार ये क्या करता है कि जो प्रोसीजर होता है PIL फाइल करने का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कांड हो गया देश में, या कोई ऐसा लेट्स से कि कोई ऐसा कानून आ गया जो कि लोगों को बड़ा मतलब आप कह सकते हैं हार्म कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा बड़े लेवल का स्कैम हो गया लेट्स से, है ना। सनी देओल की मूवी का डायलॉग याद है, जज साहब तारीख पे तारीख। तो यार देखो ऐसा है कि ये जो डायलॉग है ना फेमस क्यों हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोर्ट रूम ड्रामा है जहां पे सनी देओल साहब जो है एक तरफ से वकील होते हैं, लॉयर होते हैं और लड़ रहे होते हैं भाई, और सनी देओल की आवाज कि जज साहब मिलता नहीं है इंसाफ, वो मिलती है तो बस तारीख। तो अगर आप देखोगे तो आज का हमारा टॉपिक यार कुछ ऐसा ही है। यहां पे सनी देओल के डायलॉग्स नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, ऐसा नहीं गदर मूवी के डायलॉग्स बोलने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी इंस्टीट्यूशन यानी सुप्रीम कोर्ट की। बहुत प्यारा सा छोटा सा मजेदार सा वीडियो है, ठीक है। और हम यहां बात करेंगे दोस्तों आपके सिविक्स के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर यानी द सुप्रीम कोर्ट। तो स्वागत है आप सभी का वापस से आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म PW और आपके प्यारे से चैनल यानी ICSE वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और पेश खिदमत है आप सभी बच्चों के लिए। Here we go with another mind map in this mind blowing mind map series, ठीक है। और आज का टॉपिक आई गेस आप मेरी पीछे लगी हुई पिक्चर से काफी हद तक गेस कर चुके होंगे। जी हाँ बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सुप्रीम कोर्ट। अभी क्या है कि मैंने कई सारे बच्चों के आंसर्स देखे हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं, है ना। और कई सारे बच्चों का मैं नाम भी लेकर के आया था, आपको पता होगा लास्ट सेशंस के अंदर, है ना, तो एकदम बढ़िया वाला डॉगे शाउट आउट दिया था। तो बस यार इस बार बच्चे काफी ज्यादा हैं इनफैक्ट, है ना, बहुत सारे नाम्स हैं, तो एक साथ सबको लाना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था बिकॉज फिर बहुत सारी स्लाइड्स होती जाती है ना। तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों के ना सिर्फ रिस्पॉन्सिव आंसर्स है बट यार आंसर्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी यार, इट्स अ बिग शाउट आउट तो पूरा ICSE वाले बच्चे हमारे, है ना, कंप्लीट ICSE वाली जनता जिसने यार बहुत अच्छे आंसर्स किए। एंड द बेस्ट पार्ट इज यार कि आप लोग कमेंट्स में भी जब आंसर कर रहे हो तो आप पॉइंटर वाइज कर रहे हो, आप एकदम टॉपिक को बढ़िया से एक्सप्लेन आउट करते हुए कर रहे हो, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे को यार इतना अच्छा लगा कि भाई क्या बात है, यू आर टेकिंग दिस एक्सरसाइज वेरी सीरियसली। एंड हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चा जो ये माइंड मैप वीडियोस देख रहा है उन सभी बच्चों के लिए यार एक बिग शाउट आउट है ना, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड दिस मोटिवेट्स मी अलॉट। यार ये मेरे को भी ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करने के लिए, ठीक है। तो आइए यार, बातें बहुत सारी हो गई है, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो अदरवाइज जज साहब यार मेरे को सजा सुना देंगे, टाइम खराब कर रहा है बच्चों का, है। चलो तो देखो, द जुडिशरी ये आपका आप कह सकते हैं टॉप लाइक सेक्शन है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग आज बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ये आपका सिलेबस है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे फटाफट से क्विकली, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशंस वगैरह, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंस कैसी होती है ना, फंक्शंस क्या होते हैं, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, फंडामेंटल राइट्स एंड अबाउट द राइट्स, ठीक है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों अरे यार ये गड़बड़ हो गया मामला, है ना। चलो तो यहां पे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, सबसे पहली बात कि भारत का, अच्छा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कि इंडिया का ना एक देखिए सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। तो भारत के अंदर आप देखोगे तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने क्या हुआ है जुडिशियल सिस्टम को भी एकदम लेवल्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। आप ये मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं अपने यहाँ, फिर इससे अलावा अगर आप देखोगे तो स्टेट लेवल पे अपने पास हाई कोर्ट्स होते हैं, कई बार दो स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे ना। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे हमारा जुडिशरी का कोर्ट है उसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर फिर आपको कोर्ट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा कोर्ट है दोस्तों जो काफी इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। चलिए तो आइए देखते हैं यार कि नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और हमारे देश के सिंगल जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों, हेड होता है जित हमारी कंप्लीट इंडियन जुडिशरी का, एंड जितने भी आपके लोअर कोर्ट्स होते हैं इससे उन सबके फंक्शंस को सुपरवाइज करता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑफ लॉस को ऑपरेट करता है पूरे इंडिया के अंदर। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखोगे तो अपील के जरिए आप जो है केसेस को हाई कोर्ट से लेकर के कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स के अंदर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अपील करने का, और वो अपील आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं ना। अब सवाल उठता है कि सर हमें एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम का नीड क्यों था। तो इसका देखिए सबसे पहला पॉइंट है
सबसे पहला जो पॉइंट है इस बात को जस्टिफाई करता हुआ ये है कि देखिए जुडिशरी को ना इंडिपेंडेंट बनाना आपको बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी आपके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहेगी तो डेफिनेट सी बात है कभी इंपार्शियल डिसीजंस वो नहीं ले पाएगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर आप देखोगे तो एक फेडरल सेटअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे फेडरल सेटअप का मतलब हमारे देश में हम पावर्स को डिवाइड करते हैं हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, साथ ही साथ हम पावर शेयर करते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ भी। तो ऐसे केसेस में एक प्रॉपर आप कह सकते हो बच्चे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जिस्ट करना भी बहुत जरूरी था। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक और बहुत जबरदस्त काम है दैट इज कि लोगों के अधिकारों को है ना सेफगार्ड्स करना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करें उसको सेफगार्ड करना, साथ ही साथ जो है डेमोक्रेसी को यहां पे प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जहां पे आप कह सकते हो प्रॉपर लेवल्स हों बहुत जरूरी है हमारे जैसे देश के लिए। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमारे देश में भी कई सारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारी पावर्स है बहुत अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर एक लेवल पे जब आपके पास एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो डेफिनेट सी बात है आप देखोगे बच्चे की जस्टिस थोड़ा बेटर सर्व होगा। नो डाउट कि डिले हो सकता है, होता भी है इनफैक्ट है ना, बहुत बार डिले, बहुत ज्यादा डिले भी होता है, लेकिन थोड़ा बेहतर आउटकम्स या बेहतर डिसीजंस आप देख पाओगे। ठीक है, चले अब आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ इंडिया में अगर हम जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो हमारे पास टॉप लेवल में मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स, एंड लोअर लेवल पे हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब लोअर कोर्ट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज हमारे लेवल, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, फिर हमारे पास और भी कई सारे प्रोविजंस है हमारे लोअर लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो काफी डिविजन आ जाते हैं उसके अंदर, तो एक बेहतर टर्म है कि इसको लोअर कोर्ट्स कह के हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ऑफिशियल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं आपके लिए बोल रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाना है घटाना ये जिम्मेदारी है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया की, मतलब आप ये कह सकते हैं उसके पास पावर है। और 2019 में, साल 2019 के अंदर 2019 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिससे कि जो करंट स्ट्रेंथ है आपके सुप्रीम कोर्ट की बेटा वो हो जाती है 34। अब देखिए 34 कैसे है? कुछ बच्चे कहेंगे सर गूगल पे 33 दिया हुआ है, तो देखिए समझना आपको पड़ेगा यहाँ पे कि 34 में जब बात करता हूं तो मेरा मैं कहने का मतलब है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और करंट में 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, तो ये करंट स्ट्रेंथ है आपके आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक चीफ जस्टिस है और बाकी 33 आपके अदर जजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कई बार कंफ्यूज आता है, बच्चे को लगता है कि सीजीआई मिला करके 33 गूगल बता रहा है। नहीं भैया, तो गूगल ऐसा नहीं बता रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो पिछले 5 सालों से, है ना, या फिर आप कह सकते हो ऐसे किसी भी लेवल के कोर्ट्स, मतलब हाई मतलब ठीक ठाक उन्होंने जुडिशियल प्रैक्टिस किया हो रेगुलरली इनफैक्ट, है ना। तो ऐसा नहीं कि यार किसी भी बेसिक लोअर लेवल के कोर्ट को आप उठा करके हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 साल तक या उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस किया हो एज अ जज, मतलब आप कह सकते हो रोल प्ले किया हो यहाँ पे, है ना, या फिर ज्यूरी के बहुत सीनियर मेंबर रहे हो किसी जमाने में भी और करंट टाइम में भी। ठीक है, तो वेरी वेरी मतलब एक आप कह सकते हो ना डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, मतलब एक बहुत बढ़िया ज्यूरी मेंबर होने चाहिए। ज्यूरी मेंबर्स कौन होते हैं बेटा? हम जजेस को बोलते हैं जो आपकी चीजों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे जिनका प्रॉपर नाम हो, जिन्होंने प्रॉपर काम किया हो, जिनके अचीवमेंट्स हो, तो ऐसे लोगों को जनरली कंसीडर किया जाता है जब हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में आपको अपना बेस्ट चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है जहां से बहुत सारे लोगों का डेस्टिनी भी डिसाइड हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जजेस चाहिए वहां पे। सो दैट इज हाई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, थोड़ा सा टफ तो है। देखिए अब प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, जितने भी हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अपॉइंट करते हैं किसके कंसल्टेशन में? इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस एज वेल एज हाई कोर्ट एज वेल एज काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो देखिए पार्लियामेंट का या कैबिनेट का भी यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये चीज पढ़ी थी जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल में पढ़ा था कि जब जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो नो डाउट कि ऑफिशियल उनको जॉब पे रखने वाले प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो कई सारे लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना बेटा, वो बन जाते हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। आगे बात करते हैं ना अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस। एडहॉक का मतलब होता है किसी तरीके से आप कह सकते हो ना टेम्परेरी बेसिस पे काम करना। तो एडहॉक का मतलब इज लाइक कि आप सम टाइम के लिए कुछ टेम्परेरी बेसिस पे काम करोगे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ऐसे केसेस में कुछ एडहॉक जजेस को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है, जिनको जब एडहॉक जजेस बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब भी उनको लगेगा कि नेसेसरी है या फिर लोड बहुत ज्यादा या फिर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो एडहॉक जजेस अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ कंसेंट अप्रूव करने के बाद ही यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनका काम है एडिशनल वर्कलोड को यहाँ पे कैरी आउट करना, संभालना। चलिए
टर्म ऑफ द ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो टर्म है वो सिंपल सी बात है, लगभग 65 साल तक रहता है, यानी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। इसके अलावा वो रेजिग्नेशन भी अपना दे सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति को, अगर वो यहाँ पे चाहे तो, ठीक है, अपने ऑफिस को लीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इनको हम लोग यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति एंड पार्लियामेंट द्वारा। देखिए बहुत सिंपल है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उसको आप इंपीच कर सकते हो वहां पे। इसके अलावा जो बाकी अपने जजेस वगैरह है तो उसको यहाँ पे राष्ट्रपति ऑफिशियली ऑब्वियसली बात है हटाएंगे, बट पार्लियामेंट के कंसल्टेशन के साथ। ये तभी होगा कि जब प्रूव हो जाए कि यार जज अपना बिहेवियर सही नहीं रख रहा, या फिर वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा, ठीक है। बिहेवियर सही ना रखने का मतलब है कि बहुत इंपार्शियल तरीके से डिसीजंस ना देना, है ना, या फिर किसी की तरफ बायस होकर के फैसले सुनाना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करना। ऐसे कई सारे केसेस यहां पे बन सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो जज को हटाया जा सकता है, बट उसके लिए पार्लियामेंट का मेजॉरिटी लगता है, मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ जो है प्रेसिडेंट जो है ऑफिशियली उनको हटा सकता है, ठीक है। सो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड या फिर हटाया जा सकता है ओनली इफ सच एन ऑर्डर इज पास बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो आपको 2/3 मेजॉरिटी लगेगा टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस का, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव कर सकते हो। मतलब इतना इजी और आसान नहीं है, या पार्लियामेंट यहां पे बहुत क्रूशियल हो जाता है जजेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। देखिए ऑफिशियल जो है, जो कहते हैं ना, उनको कहेंगे कि यार देखिए आप चले जाइए, अब आपका काम नहीं है, ठीक है, हम आपको हटा रहे हैं, वो तो प्रेसिडेंट की साइड से कम्युनिकेशन जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है इस मामले में, उसको पार्लियामेंट से कंसल्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब बात आती है भैया सैलरी से, तो भाई साहब सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले। तब देखिए सैलरी की जब बात आती है तो सैलरी एंड अलाउंसेस कहां से मिलते हैं, भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट इसको मतलब एकदम हटा दे, राइट। अच्छा, दूसरी बात, आप ये नहीं कर सकते कि आप जब तक जज अपना टेन्योर है, मतलब अपना काम कर रहा है, तब तक आप जो है उसकी सैलरी रिड्यूस कर दो, बिकॉज जस्ट बिकॉज आप उसको डिसएडवांटेज करना चाहते हो। तो ये चीज पॉसिबल देखिए नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आती है उसी केसेस में जजेस की सैलरी यहाँ पे रिड्यूस होगी, अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट ने पे स्केल डिसाइड किया है जजेस को सैलरी उसी के हिसाब से मिलती है। कहां से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि भारत के अंदर एक बढ़िया इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 अगर मैं आपसे देखूं बच्चों, दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उनको कौन अपॉइंट करता है, डेफिनेट सी बात है हमारा प्रेसिडेंट। इन किसके साथ कंसल्टेशन में, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड अदर जजेस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का थोड़ा रोल तो है, देखिए जजेस को अपॉइंट करने में, ठीक है। इसके अलावा जजेस को आप कब हटा सकते हैं, जब उनके अगेंस्ट कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाए। इसके केसेस में अगर चार्जेस लगाए जाते हैं किसी जज पे, तो पहली बात तो इस बात को जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ जब पार्लियामेंट इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा तभी जजेस को आप हटा सकते हो। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, दैट मींस हमारी जुडिशरी काफी पावरफुल रखी गई है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जब चाहे तब आप उसको हटा दीजिए, राइट। नाउ जज जो है 65 साल की उम्र तक जो है ऑब्वियसली बात अपने ऑफिस में रह सकता है, या जब तक उसको यहां पे हटाया नहीं जाता अगेंस्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात कर ली जाए तो कहां से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, और इसको आप जजेस को डिसएडवांटेज पहुंचाने के लिए रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे भी आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिल जाती है। फिर जजेस जो है फ्री होते हैं बेटा अपने डिसीजंस को अनाउंस करने के लिए। इनके डिसीजंस को जो है पब्लिक है या फिर प्रेस है वो पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि यार आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको वैसा करना चाहिए था, ठीक है। लोग अपने ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू डेफिनेट सी बात रख सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के वाले फैसले से हम नाराज हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप ये बोल दो सुप्रीम कोर्ट ही गलत है, ये है वो है, इस टाइप की चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिकली आप इस चीज को लाओ नहीं है कि मतलब इस तरीके का क्रिटिसिज्म आप करिए, ठीक है। आप डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ देखिए यार ये देखो ये फैसला ऐसा हो सकता था, इसको और बेटर किया जा सकता था। सो ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना। बट आप एकदम डायरेक्टली कह दो यार सुप्रीम कोर्ट बेकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम मानते ही नहीं है, तो ये वाली चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए माना जाता है, ठीक है। इवन जो बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता है, पार्टीज होती हैं, उनको भी यहाँ पे मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी इंसान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए यहाँ पे पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है जब आप कोर्ट के सुनाए गए फैसले को यहाँ पे नहीं मानते, या फिर आप कोर्ट की बेइज्जती करते हो, कोर्ट को इंसल्ट आउट करते हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और ऐसा करने में आपको यहाँ पे सजा सुनाई जा सकती है, काफी हैवी भी, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन यहाँ पे पार्लियामेंट में इस रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं होते, क्या जज कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, या जज ने क्या डिसीजन लिया और क्यों डिसीजन लिया, ठीक है। तो ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है, बिकॉज अगर पार्लियामेंट में हर डिसीजन डिस्कस होने लग गया तो भाई फिर तो जज का काम ही खराब हो गया ना, जज को आप रख ही हो रहे हो फिर। तो वेरी वेरी सिंपल, तो जज के पास इतना इंडिपेंडेंस होना चाहिए टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम XYZ को जो है लंदन भेजती है। चलिए, तो मैं एक मजाक कर रहा हूं भाई, लंदन क्यों भेजा जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया था कि ऐसे आपने देखा होगा ना मूवीज के अंदर सजा सुनाई जाती है, तो वो उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ अब जजेस की अगर बात किया जाए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जजेस को
अगर आप एक बार जज बन गए तो दोबारा आप अपने लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। यह प्रोविजन इसलिए किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जज जो है पुराना अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हो, जो उसके फॉर्मर कलीग्स हैं, साथ के लोग हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज दे दे या हेल्प आउट कर दे, ठीक है। तो आप एक बार मालिक जज बन गए तो उसके बाद फिर आप लॉयर नहीं बन पाओगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद, इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए और बात करते हैं फटाफट से। लेट्स टॉक अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन एज वेल एज द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन इन द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, तो बहुत ही सिंपल है। तो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बेसिकली द पावर टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। कि ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपके अधिकार में जितनी चीजें हैं उस पर आप किस तरीके से एक्ट आउट करते हो, ठीक है, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है। देखिए कुछ केसेस यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट कर सकते हैं ना, डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कैन नॉट बी मूव टू एनी अदर कोर्ट्स। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट होते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं, और बाकी आप उसको किसी और कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, और ऐसे ज्यूरिसडिक्शन को हम कहते हैं द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही चलेंगे, जो भी फैसला होगा बेटा यही सुनाया जाएगा, आप इस केस को निकाल करके हाई कोर्ट या लो कोर्ट्स में मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, जो डायरेक्टली ओरिजिनेट करने वाले केसेस उनको देख लेते हैं। नंबर 1, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकता है डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे केसेस में, ऐसे डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े में आप देखेंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात को ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरे इंपॉर्टेंट अगर नंबर पे बात करूं आपसे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। सो कोई भी इंडिविजुअल यहां पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकता है अगर मान लीजिए उसके फंडामेंटल राइट्स को यहां डिनाई किया गया है। तो कोई भी लेवल की सरकार, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को यहां पे डिनाई करती है तो वो इंसान स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकता है, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी केस जो कि हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है यहां पे, ठीक है, इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई बहुत सीरियस ऐसा कंसर्न है जो वहां पे सॉल्व आउट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केसेस में यहां पे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पास केस को ट्रांसफर करवा सकती है, ठीक है। फिर जितने भी केसेस ऐसे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है, ठीक है, संविधान से जुड़े हुए किसी कानून, किसी लॉ के बारे में आपको डिस्कशन करना है, बात करना है, रूल्स की बात करनी है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस को लेकर के जाओगे, तो इसको कहलाता है बेटा हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आज जो अगला आता है दैट इज द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। नंबर 1, तो अपीलेट का मतलब होता है जब आप अपील करते हैं, ठीक है, जब आप दरखास्त करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हाई कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा था, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरी जो है फरारी चुरा के कोई भाग गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट वाला जो है चोरी करने वाले का साथ दे रहा है, मुझे जस्टिस नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको अपील कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के, ठीक है, कि भैया मेरी फरारी नहीं मिल रही, राइट। चलिए, तो अब अगर आप देखोगे, सो रिफर्स टू द पावर ऑफ अ कोर्ट टू रिव्यू डिसीजंस एंड चेंज द आउटकम्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो लोअर कोर्ट्स के अंदर, अपने से जो लोअर कोर्ट्स है ना, उसके अंदर लिए गए किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, राइट। चलिए, अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अगर आप देखोगे तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की जाए तो जितने भी मैटर्स यार हाई कोर्ट के अंदर आते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, यहां पे किसी लॉ की बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में यहां पे लिया जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिविल केसेस, यानी आम आदमी के नॉर्मल मसलों से जुड़ा केस। तो मान लीजिए अपील्स कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट इस बात को सर्टिफाई कर दे कि यहां पे जो केस चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे लॉ से रिलेटेड, जो कि आम पब्लिक के लिए, आम जनरल इंपॉर्टेंस के लिए भी जरूरी है ना, या फिर केस को यहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, या फिर अगर हाई कोर्ट यहां पे रिफ्यूज कर देता है सर्टिफिकेट देने से, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे स्पेशल लीव दे सकती है टू अपील इन सर्टेन केसेस। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले तो हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर देता है तो आप आगे लेके जा सकते हो, इन केस अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल लीव देगी, जिसके थ्रू आप यहां पे आगे अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में देखिए 2 टाइप ऑफ अपील्स होती हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, ठीक है। पहली बात, अगर केस जो है यहां पे देखिए बहुत ध्यान समझिएगा कि 2 टाइप्स ऑफ अपील इन क्रिमिनल केसेस कैन बी रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। अगर मान लीजिए जो केस है आपका ये विद या विदाउट सर्टिफिकेट लाई करता है हाई कोर्ट के सामने, ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इसका, एंड दूसरी बात जो सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट जो है कुछ केसेस में यहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने क्या किया है, यहां पे जो लोअर कोर्ट है उसका जजमेंट रिवर्स कर दिया है, ठीक है, वेरी सिंपल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी लोअर कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, बाइज्जत बरी कर दिया। अब हो सकता है वो इंसान गिल्टी हो
और जो बेचारा विक्टिम उसको इंसाफ नहीं मिला, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास आया, ठीक है, और हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डिसीजन को रिवर्स कर दिया। या फिर मान लीजिए किसी इंसान को डेथ पेनाल्टी कर दी, लोअर कोर्ट ने कहा कि भैया हम तुम्हें फांसी की सजा सुनाते हैं, ठीक। अब वो इंसान आया हाई कोर्ट के पास कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील हुई और हो सकता है उस डिसीजन को हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। अब मे बी इस केसेस में क्या हुआ कि जो विक्टिम था उसको जस्टिस नहीं मिला, या हो सकता है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो गलत सुनाई गई हो, ठीक है। और जब हाई कोर्ट आपका जो है रिवर्स कर रहा है उस डिसीजन को, तो जो आपका ऑपोजिशन वाला बंदा है ना, जो चाहता है कि आपको सजा हो, वो कई बार ऐसा भी कर सकता है, यार देखो हम चलो जो है हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, जस्टिस नहीं मिला हमको। तो यार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, ठीक है। दोनों केसेस में या तो किसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, किसी को पनिश कर दिया गया बाय द लोअर कोर्ट्स, और यहाँ पे डिसीजंस को रिवर्स किया जा रहा है, ठीक है। सो हाई कोर्ट जो है क्या करेगी, लोअर कोर्ट से विड्रॉ कर देगी, है ना, वेरी वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे हो सकता है कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कोई फांसी का केस है, ठीक है, जिसको लोअर कोर्ट में फांसी नहीं मिली और वो क्रिमिनल है ना, उसको डिजर्व करता है ऐसा पनिशमेंट, तो लेट्स से हाई कोर्ट में अपील किया गया और वो प्रूव हो गया कि वो गिल्टी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट क्या करेगी, उसको विड्रॉ कर लेगी लोअर कोर्ट से केस को, और हो सकता है उसको फांसी की सजा यहाँ पे सुना दिया जाए, ठीक है, लेट्स से, राइट। तो या फिर अगर आप देखोगे कि गलत तरीके से भी यहां पे डिसीजन दिया गया है, तो मे भी एक चांस है कि आप जाकर के अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो इसको अगर हम शॉर्ट में आप बेसिक तरीके से समझें, ठीक है, तो पहला तो ये चीज है यार कि क्रिमिनल केसेस में दो तरीके की आप अपील कर सकते हो। एक सर्टिफाइड तरीके से, यानी जहां पे आपके सामने हाई कोर्ट के सामने एक प्रॉपर सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना, और ये केसेस कौन कौन से, जब हाई कोर्ट कोई लोअर कोर्ट के डिसीजन को बदल दे या फिर रिवर्स कर दे, है ना। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि कई बार हाई कोर्ट गड़बड़ कर रहा हो या गलती कर रहा हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जाके अचीव कर सकते हो, मतलब अप्रोच कर सकते हो, और ऐसे केसेस में सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस जहां पे आप अपील कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों, एडवाइजरी फंक्शन की बात की जाए, ठीक है। तो एडवाइजरी फंक्शन का मतलब होता है एडवाइस करना, सलाह देना किसी को, ठीक है। तो एडवाइजरी फंक्शन अगर हम देखेंगे बच्चों, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। या अगर आप देखोगे, मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया कि देखिए इसमें ये लॉ रिलेटेड बात है, अब आपको इसको इंटरप्रेट करना है, समझना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अपनी एडवाइस जो है यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा कानून है जो एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टडी किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। हाउएवर ऐसी एडवाइस बेटा प्रेसिडेंट यहाँ पे सरकार के ऊपर कंपलसरी नहीं होती। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स यहाँ पे किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के कोई एग्रीमेंट्स है, उनकी वजह से कोई डिस्प्यूट्स यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि अगर आप देखोगे हमारे ओरिजिनल डिस्ट्रिब्यूशन के अंदर नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जा सकता है उस पर एडवाइस लेने के लिए। तो ये हो गया एडवाइजरी फंक्शन, सलाहकार होना, ठीक है। रिवाइजरी फंक्शन का मतलब होता है किसी भी जजमेंट को यहाँ पे रिव्यू करना। अगर मान लीजिए कोई जजमेंट यहाँ पे गलत लिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने खुद ने भी गलत ले लिया है, तो उसको भी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, मतलब एक एक जजमेंट्स वगैरह जो पास होते हैं ना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एंड इस रिकॉर्ड को अब आगे चल के एज एन एविडेंस, एज अ सबूत के तौर पे भी आप पेश कर सकते हो, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जितने भी डिसीजंस ले रहा है बाय, है ना, बी रेफर्ड बाय अदर कोर्ट्स व्हाइल गिविंग जजमेंट, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड होता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो ऐसे केसेस में रिवाइज कर सकता है, रिवाइजरी फंक्शन लेकर के आ सकता है, यानी अपनी डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकता है, सो दैट अगर कोई गलती हुई है यहाँ पे तो उसे ठीक किया जा सके, ठीक है। अब आता है जुडिशियल रिव्यू। अब अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट यार हमारा हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, तो ये कोई भी ऐसे सरकार के द्वारा पास किए गए लॉ को यहाँ पे रिव्यू कर सकता है, उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर कि मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे वायलेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में लॉ को रिव्यू भी किया जा सकता है और नल भी किया जा सकता है, नहीं लगभग ना के बराबर किया जा सकता है उस लॉ को बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जितने भी नेशनल स्टेट लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनको नल एंड वॉइड मतलब नेग्लिजिबल डिक्लेयर कर सकता है, आप ऐसा मान लीजिए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से बिल्कुल अलग है। तो जुडिशियल रिव्यू अगर आप देखोगे तो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, भारत जैसे फेडरल सेटअप के अंदर आप देखेंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकती है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है किसी लॉ को काफी एम्बिग्यूअसली लिखा गया हो, मतलब उसके 2-3 मतलब निकल रहे हो, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, जो इंटरप्रेट करने का काम है, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना सही तरीके से कि लॉ एक्चुअली क्या कह रहा है।
बिकॉज हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल का हो सकता है, तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहां पे आता है बेटा आपका हमारा दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मान लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है उसको इंटरप्रेट करने की और साथ ही साथ डिस्प्यूट्स को सेटल करने की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना, मतलब आप ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकता है कि रिक्वायर्ड विजडम ना हो यहाँ पे लॉ को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं तो इस काम के लिए भी बच्चे विद कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट वर्कआउट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू, राइट। चलिए, अब हम कई बार सुप्रीम कोर्ट को द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी नोटबुक बनाते हो, अपना कॉपी बनाते हो ना, आपके क्लास में जितना कुछ हुआ, आपके कोचिंग्स में जितना कुछ हुआ, सब आप उसको नोट कर लेते हो ना, सब कुछ नोट कर लेते हो, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बढ़िया नंबर ला पाओ, है ना। बिकॉज एग्जाम में यार मार्क्स ही मिलते हैं, उसके अलावा रिमार्क्स मिलते हैं ना, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लड्डू मिल जाता है अगर बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, और नहीं लेके आते बेटा तो मम्मी का फ्लाइंग स्लीपर होता हुआ आता है ना। तो यही पॉसिबिलिटीज है एग्जाम की मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। चलिए फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट को हम एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। देखिए सिंपल है, जो डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना बेटा, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, हर एक चीज रिकॉर्डेड होती है एविडेंस के लिए, ठीक है। इनफैक्ट हाई कोर्ट्स को भी एक्सपेक्ट किया जाता है सिमिलर जजमेंट्स देने के लिए इन द केसेस व्हिच आर हैंडल्ड बाय देम। सो बेसिक सी बात है बच्चों, अगर आप देखोगे तो हर चीज यहाँ पे रिकॉर्डेड है, हर चीज जो कही गई है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की जाती है एविडेंस के तरीके, ठीक है। दूसरा, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे होते हैं बेटा, सारे के सारे प्रिजर्व किए जाते हैं। आप किसी भी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट को एज एन एविडेंस, एज अ सबूत आप पेश कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए किसी इंसान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी मान लिया जाए, मतलब उसने कोर्ट का बेइज्जती किया, डिसरिस्पेक्ट किया उसके डिसीजन को, तो डेफिनेट सी बात है इसको यहाँ पे पनिश भी किया जा सकता है। एंड एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड्स गाइस, ठीक है, जिसको हम कई बार क्या कहते हैं, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब बात करेंगे कुछ और जबरदस्त फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन को आप मैनेज करते हो, सुपरवाइज मतलब जब किसी के ऊपर आप नजर रख रहे होते हो, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब है समझने के लिए, अब जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स है ऑफ द ऑफिसर्स है, स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारा सीजेआई साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी अदर जजेस करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेज करने वाली बात हो गई, राइट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रूल्स बनाता है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स, है ना। तो एडवोकेट्स जो आपके लॉयर्स होते हैं, उनका कंडक्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए कोर्ट रूम के अंदर, उसके रिगार्डिंग रूल्स है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वहां पे बदतमीजी करोगे, जैसे अगर आपने देखा होगा अभी नीट स्कैम वाला केस चल रहा था, एक और केस चल रहा था, राइट। तो उसमें ना एक लॉयर साहब थे, बहुत तेजी से बात कर रहे थे, तो हमारे सीजीआई साहब ने जो है उनको बड़ा तेज से डांटा था, ठीक है। उनको बोला था कि भाई आप यहाँ पे कोर्ट का जो है कंटेंट खराब कर रहे हो, आप कोर्ट का एनवायरमेंट पुअर कर रहे हो। तो इस तरीके के आप देखोगे तो कई बार आपको देखने को मिलते होंगे वीडियोस आजकल, तो है ना, सोशल मीडिया वगैरह पे। तो इट्स वेरी सिंपल कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो एडवोकेट्स एंड लॉयर्स पार्टिसिपेट करते होते हैं क्लासेस के आपके कोर्ट रूम के अंदर, उनके लिए रूल्स या फिर आप कह सकते हैं बिहेवियर का कैसे करना है, वो सारा कुछ बना सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यार ये क्या करता है कि जो प्रोसीजर होता है पीआईएल फाइल करने का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कांड हो गया देश में, कोई ऐसा लेट्स से कि कोई ऐसा कानून आ गया जो कि लोगों को बड़ा मतलब आप कह सकते हैं हार्म कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा बड़े लेवल का स्कैम हो गया लेट्स से, है ना, और गवर्नमेंट उस पर सुन ही रही है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तब जनता के पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना कि यार सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया जा सके। तब आप देखोगे कि आपका पीआईएल जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे इसके प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना ताकि लोग आसानी से यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सके, ये भी इसका एक बहुत तगड़ा फंक्शन है बेटा, ठीक है। चलिए, चीफ जस्टिस यहाँ पे किसी भी जज के रिकमेंडेशन कर सकता है उसको ट्रांसफर करने की हाई कोर्ट के किसी जज को। हालांकि ऐसी रिकमेंडेशन जो है बेटा सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है ना। अगर ऐसा रिकमेंडेशन मान लीजिए विदाउट कंसल्टिंग 4 सीनियर मोस्ट जजेस किया जाता है, तो फिर इसको बिल्कुल भी बाइंड नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ट्रांसफर करिए, है ना। तो एटलीस्ट 4 सीनियर जजेस को आपको कंसल्ट करना है, तभी आप किसी के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे अपील डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, राइट। चलिए, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कुछ और फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 1, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हमने पढ़ा कि मतलब जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ओरिजिनेट करे, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई हो गई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच की लड़ाई हो गई। साथ ही साथ इसके बाद अगर आप देखोगे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को इंटरप्रिटेशन करने की बात हो, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की बात हो, यहां सब अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड करता है यार कि किस
केसेस में आप अपील कर सकते हो। बेसिकली ऐसे केसेस जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर ही अराइज कर रहे हैं, तो उसमें अपील किन किन केसेस में कर सकते हो, दैट इज आल्सो इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अपीलेट जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से जो कोई भी केस जो हमारे हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर कोई सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यहाँ पे आप कह सकते हो माना नहीं जा रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है कोर्ट को जो केस है उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि ये क्या कर सकता है, आपको लीव ग्रांट कर सकता है, स्पेशल लीव दे सकता है अगेंस्ट द वेरी वेरी सिंपल, ताकि आप यहाँ पे अपील कर पाए अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। फिर इस पावर को अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है सिविल केसेस के अंदर जब अगेन कोई भी ऐसा लॉ है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के केस में है ना, और यहाँ पे लोअर कोर्ट्स उस बात को सुन नहीं रहे, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे, या क्रिमिनल केसेस में मान लीजिए कि कभी कुछ बहुत ज्यादा सीरियस इनजस्टिस हो रहा है लोअर कोर्ट्स के अंदर, तो ऐसे केसेस में अपील आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कोई भी सिटीजन जिसका फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हमने पढ़ाई था अभी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कई सारी रिट्स को इश्यूज कर सकता है। रिट्स आप कह लीजिए कि मतलब रिटर्न आप कह सकते हैं जजमेंट्स होते हैं तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स को यहाँ सही तरीके से लागू एनफोर्स किया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किसी भी लॉ, मतलब आप ये मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बेटा ये गार्जियन है किसका, हमारे देश के डेमोक्रेसी का, उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का और हमारे देश के संविधान का, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं फटाफट से, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज द रिट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यार हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। अब ये रिट्स क्या होती हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया रिट्स को सीधी भाषा में आप कह सकते हैं कुछ रिटन जजमेंट्स इशूड बाय द अपर कोर्ट्स, ठीक है। चलिए मोस्टली आपका जो एपेक्स कोर्ट वगैरह होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर रिटन जजमेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरली जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे रिट्स को कई बार इशू किया जाता है, ठीक है। जैसे हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि बाय इशूइंग सच अ रिट, जो हाई कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ना अपर लेवल कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, किसी भी इंसान की बॉडी को डिमांड कर सकता है। बॉडी का मतलब डेड बॉडी नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया, फॉर एग्जांपल किसी को जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया गया, ठीक है, पुलिस ने जो है किसी पैसे वाले आदमी से पैसे खाए, उसके बाद जो है गलत इंसान को उठा के जेल में डाल दिया लेट्स से, ठीक है, बिना किसी प्रॉपर आप कह सकते हैं एविडेंसेस के, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो इस रिट को इशू किया जा सकता है और ऐसे केसेस में आपको कोर्ट के सामने उस पर्सन को प्रेजेंट करना पड़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस, ठीक है, कि कोर्ट के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप गद्दारी नहीं कर सकते देश के साथ, ठीक है। होता है यार कई बार है ना, पुलिस के ऊपर तो अक्सर आरोप लगते हैं, आरोप पे ऐसे नहीं लगते बेटा, आरोपों में सच्चाई भी होती है। पुलिस सच्चाई वाले काम बहुत कम करती है और पैसा खाने वाले ज्यादा करती है ना। तो कहते हैं ना न्यौछावर खा करके जो है गलत आदमी को जेल में डाल देती है, कई कई तो एनकाउंटर भी फेक हो जाते हैं कई बार, है ना, ये होता है भाई, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे केस में बहुत जरूरी कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए ना जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पास करे, जिससे कि बेचारा जो इनोसेंट बंदा है उसको आप कोर्ट के सामने लेकर के आ सको, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज हेबियस कॉर्पस। अब आती है मैंडेमस। तो मैंडेमस जो होती है लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द में मैंडेमस का मतलब होता है वी ऑर्डर। तो एक तरीके से कमांड या ऑर्डर है ना, फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ठीक है, ताकि आप अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करो। मान लो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट या उससे लोअर कोर्ट जो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो उससे सीनियर लेवल का कोर्ट होगा वो क्या करेगा, मैंडेमस इशू करेगा। और मैंडेमस का मतलब क्लियर एंड कट है कि भैया तुम अपने काम को सही तरीके से संभालो, ठीक है। चलिए अब तीसरा होता है दैट इज रेट ऑफ प्रोहिबिशन। अब रेट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। तो रेट ऑफ प्रोहिबिशन एक ऐसा ऑर्डर है जिसको यहाँ पे एक सुपीरियर कोर्ट इशू करता है टू द लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग प्रोसीडिंग्स इन अ केस व्हिच माइट बी इन एक्सेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई किसी लोअर कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही है, एक केस चल रहा है, ठीक है, और वहां पे जो है जो लोअर कोर्ट है यार उसका भी अपना ज्यूरिसडिक्शन, उसका एक लीगल अथॉरिटी है कि वो उतने दायरे में रह करके ही कोई डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा जाओगे तो फिर आपको अपर लेवल कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोअर कोर्ट है आपका मान ही नहीं रहा, है ना, ये अपने दायरे को क्रॉस कर रहा है, अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है, अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जो है सुनवाई कर रहा है, प्रोसीडिंग्स कर रहा है, डिसीजंस लेने की बात कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो सुपीरियर कोर्ट है आपका वो क्या करेगा, रेट ऑफ प्रोहिबिशन को यहाँ पे इशू करेगा और उसको बोलेगा कि भाई आप ऐसे केसेस में प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करिए जो आपके कानूनी दायरे में भी नहीं आते, आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखेंगे एक आता है रेट ऑफ सर्टियोरी। तो रेट ऑफ सर्टियोरी का मतलब होता है कि तब इशू किया जाता है बाय सुपीरियर कोर्ट टू अ जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है भैया इस बारे में हमको इन्फॉर्म करिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो प्रोहिबिशन जैसा ही आपका सिमिलर
क्या कहते हैं लगता है कई बार, है ना, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि रेट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू किया जाता है जब किसी प्रोसीडिंग जो है लगातार चल रही हो, है ना, वो खत्म नहीं हुआ लोअर कोर्ट के अंदर। और रेट ऑफ सेट्योरी तब इशू किया जाता है जब आफ्टर द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन पास बाय द लोअर कोर्ट। अब इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए प्रोहिबिशन तब ऑर्डर करेगा कोई भी सुपीरियर कोर्ट जब मैंने आपको बताया कि किसी लोअर कोर्ट के अंदर किसी का केस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, वो डिसीजन नहीं आया उस पर, केस चल ही रहा है और वो पर्टिकुलर जो लोअर कोर्ट है उसके कानूनी पावर्स के बाहर है वो चीज, ठीक है, और फिर भी वो वहां पे केस चल रहा है, तब ऐसे केस में प्रोहिबिशन इशू होगा। और लेट्स से कि लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, उसके जुरिडिक्शन में बात नहीं थी, उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो ऐसे केसेस में आ जाएगा रेट ऑफ सेट्यूरी, ठीक है, दैट इज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। चलिए लास्ट होता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बेटा बाय व्हाट ऑर्डर, ठीक है, तो ये तब इशू किया जाता है जब पर्सन हैज अज्यूम्ड एनी ऑफिस, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे, इसको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, तो ये किसी पब्लिक ऑफिसर को फोर्सेबली, है ना, या रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस से प्रिवेंट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अब उसके ऊपर हो सकता है चार्जेस हो या फिर उसके पास लीगल अथॉरिटी ना हो उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने की, ठीक है, तब भी वो इंसान वहां से उतर नहीं रहा, हट नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में ना आपके पास क्वो वारंटो आ सकता है, ठीक है, बाय व्हाट ऑर्डर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रिट जब इशू होती है तो कोई इंसान फोर्सबली किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करके यहां बैठ नहीं सकता, उसको इस केसेस में लीव करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए तो ये होती है हमारी रिटन ऑर्डर्स, आप कह सकते हैं फ्रॉम द हायर कोर्ट्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिंपल भाषा में रिट्स, ठीक है। चलिए अब आपको बस ये बताना है मेरे को मेरे दोस्त कि ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आज का सवाल देखते हैं, ठीक है, तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपको मुझे बस ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेबियस कॉर्पस, ठीक है, कि बेसिकली जो आपका हेबियस कॉर्पस का रिट होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस, आपको ये बताना है कि व्हाट इज हेबियस कॉर्पस, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक। तो इसका आंसर बच्चे आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो, हर एक आंसर में यहाँ पे देखता हूं, अच्छा लगता है आप जब आंसर्स करते हो, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे कि व्हाट इज हेबियस कॉर्पस, हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो बच्चों ये रेट्स आपके बहुत जरूरी हैं, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेंगे, सो दैट इज वाई बच्चे डोंट मिस आउट, ठीक है, तो अभी तो मैंने दिखा भी दिया इनफैक्ट आपको, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये वाला करते हैं माइंड मैप समाप्त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले माइंड मैप्स के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने प्यारे प्यारे आईसीएसई वाले प्लेटफॉर्म्स को। बहुत कुछ आना बाकी है दोस्तों, ये तो अभी बस शुरुआत है ना, और मिलके करेंगे 7 क्लियर बोर्ड एग्जाम्स को, यही वाली तो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू गाइस एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।